Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I'm your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ में. वंस अगेन दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम ओसी सब्जेक्ट ओनली. तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द सेंटेंस. ठीक है, आप लोगों को री राइट करना रहेगा एग्जाम में. फिलहाल मैंने वो सेंटेंस को अंडरलाइन किया है और वो अंडरलाइन की जगह पे हमें कौन सा वर्ड लिखना है वो मैंने आंसर में लिख दिया है. बट डू रिमेंबर स्टूडेंट, इन योर एग्जामिनेशन यू हैव टू री राइट द सेंटेंस. आपको पूरा सेंटेंस फिर से लिखना होगा वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट. फर्स्ट क्वेश्चन इज the word entrepreneur comes from German verb entrepreneur. It means to undertake. wrong. जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो जर्मन वर्ड से नहीं डिराइव हुआ है, वो डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से जिसका मतलब है एंटरप्रेन्योर which means to undertake or to initiate. student, we have already done this question in our previous videos. ठीक है, सब connected ही है, so no need to get confused. now second one students, the commercial bank is the apex financial institution in banking industry in the country. no, कमर्शियल बैंक नहीं होती है. एक्चुअली यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़. सेंट्रल बैंक होती है एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ही सेंट्रल बैंक कंट्रोल दी मनी फ्लो और द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक इन द कंट्री. ठीक है, सो हमारा आंसर होगा सेंट्रल बैंक. कैसे लिखोगे आप लोग? द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी और कंट्री. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. थर्ड वन, प्लास्टिक करेंसी अंडरलाइन किया हुआ इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस. आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस जगह पर क्या आने वाला है क्योंकि मैंने आंसर पहले से लिख दिया है और वो आंसर आप लोगों को विजिबल है. सो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक करेंसी यू विल राइट डिजिटल कैश. यस, तो कैसे होगा हमारा स्टेटमेंट? कुछ इस तरीके से होगा. डिजिटल करेंसी और डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस. मतलब कि ये फिजिकल करेंसी नहीं होती है जस्ट लाइक योर पेपर मनी और कॉइन. ठीक है, ये जो करेंसी होती है वो साइबर स्पेस में ही होती है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेज इज नोन एज इंश्योरर. नो स्टूडेंट्स, the person those who is protected against certain losses is known as insured. ठीक है, जो लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है खुद को वो होता है इंश्योर्ड. इनफैक्ट स्टूडेंट, इंश्योरर जो होता है वो तो कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है जो पॉलिसी देती है इंश्योर्ड को. ठीक है, याद रखना. नाउ फिफ्थ वन, द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 10 years. एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टूडेंट. यहाँ पे 10 years नहीं होगा, यहाँ पे 7 years होगा क्योंकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो लोन होता है वो रीपेबल होता है विद इन 7 years, नॉट 10 years. ठीक है, तो याद रखना 7 years. कंट्रोलिंग मेजर्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड टू सम एक्सटेंट. नो, रिजिड की जगह पे हमको फ्लेक्सिबल लिखना है. बस थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो कुछ कुछ आंसर हमारे वो एंटोनिम्स जैसे आ रहे हैं, अपोजिट वर्ड जैसे आ रहे हैं कि रिजिड को हटा के हमने फ्लेक्सिबल लिख दिया था. ओके, क्यों? हाँ, मैं ये भी बता दूँ, कंट्रोलिंग मेजर जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते स्टूडेंट. रिजिड का मतलब होता है सेम, वेयर एज फ्लेक्सिबल मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग. हमें कंट्रोलिंग मेजर्स को सम टू द सम एक्सटेंट फ्लेक्सिबल रखना होता है क्योंकि उसमें चेंजेस होते हैं और करने भी पड़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा LPO इज सब सेगमेंट ऑफ BPO. रॉन्ग है. लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग नहीं. यस, ये है ऐसा आउटसोर्सिंग लेकिन ये BPO का सब सेगमेंट नहीं है स्टूडेंट्स. BPO का जो सब सेगमेंट है वो KPO है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ना कि LPO है. ओके, चलो नेक्स्ट वन, 8th वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टूडेंट्स. ब्रॉडर कंसेप्ट है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस तो बहुत छोटा टर्म है लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही ब्रॉडर और वाइडर कंसेप्ट है. डू रिमेंबर स्टूडेंट्स.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। आप मुझे बता दो फेयर प्रैक्टिसेस क्यों अवॉइड की जाएगी? अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है। जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, जो माल प्रैक्टिसेस होती है स्टॉक एक्सचेंज, अब बोलोगे वो कैसे होता है? कुछ नहीं, जैसे कि लाइक आप अपने शेयर्स का प्राइस ज़्यादा बता रहे हो, कम बता रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट शो योर शेयर प्राइजेस एज इट इज़, वो जैसे है वैसे आपको शो करना होता है, ठीक है। सो इस टॉपिक में इतना ही था। आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग। नाउ 10th वन, एस्पिरिट डे कॉप्स मीन्स डिवीजन इज स्ट्रेंथ। हमारा जो हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल है उसमें हम ये मोस्टली लास्ट में लिखते हैं। ये हेनरी फ्योल का 14th प्रिंसिपल में से लास्ट वाला प्रिंसिपल है। एस्पिरिट डे कॉप्स का मतलब ही होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डिवीजन में स्ट्रेंथ नहीं होती है। बचपन में वो स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक इंसान रहता है, उसके 5 बच्चे होते हैं, पता है, वो बुलाता है एक एक करके, सबको एक एक लकड़ी देता है और फिर वो तोड़ने के लिए कहता है तो सब बहुत इजीली उसको ब्रेक कर देते हैं वो लकड़ी को। फिर बाद में फिर वो लकड़ियों का पूरा गट्ठर देता है। फिर जब वो गट्ठर देता है सभी 5 बच्चों को, तो वो गट्ठर वो लोग नहीं तोड़ पाते हैं। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो यूनिटी होती है वो ही स्ट्रेंथ होती है। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स यूनिटी हो, चाहे वो कंट्री की यूनिटी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की यूनिटी हो, ठीक है। सो डिवीजन कभी भी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, एवरी ईयर 15th मार्च इज ऑब्जर्व एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नहीं, 24 दिसंबर, क्योंकि स्टूडेंट यस ये 15 मार्च आंसर है लेकिन इसका नहीं है। एक्चुअली जो 15 मार्च होता है वो इंडिया में सॉरी ये इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है स्टूडेंट वो 24 दिसंबर है, ना कि 15th मार्च है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, वंस अगेन आई रिपीट, 24 दिसंबर। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो देखो 10 दिन पहले ही 14 दिसंबर, 1 मंथ 10 डेज हमारा होता है 14 नवंबर, थोड़ा इससे याद रखना। तो उसमें अगर 1 मंथ में आप 10 डेज ऐड कर दोगे तो 24 दिसंबर आपको ये याद हो जाएगा। तो ये नेशनल लेवल की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल पे वो 15 मार्च है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 24 दिसंबर लिखेंगे। एंड नेक्स्ट वन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात हो रही है, नहीं, हाई कोर्ट जज नहीं होगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। हाई कोर्ट जज किसके लिए होगा? स्टेट कमीशन के लिए होगा। वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए जज जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। सिमिलरली हाई कोर्ट जज किसके लिए होगा? वो स्टेट कमीशन के लिए होगा, और वहीं पे अगर वो नेशनल कमीशन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 13 वन, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज फिक्स। नो स्टूडेंट्स, फिक्स नहीं होते, ऑलवेज चेंजिंग। जो बिजनेस फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं वो हमेशा इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप लोगों को पता ही होगा कि बिजनेस के 2 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल मतलब जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को जो इंटरनली होते हैं फैक्टर्स, उनको हम कंट्रोलेबल फैक्टर भी कहते हैं। मतलब कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बोलोगे कैसे? तो पहले देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन आते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं, हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती है, ये सारी चीज़ें आती है। तो देखो गवर्नमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकती है, कंज्यूमर कभी भी अपना टेस्ट चेंज कर सकता है, कॉम्पिटिटर कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो बिजनेस के एनवायरनमेंट होते हैं वो हमेशा इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, ये फिक्स नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन इज ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द नेशन। नहीं, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन जो होगा स्टूडेंट वो स्टेट होगा। अगर ये टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन होता तो यहाँ पे हमारा आंसर नेशन आता, ठीक है। मतलब अगर स्टेट लेवल पे होगा तो आपको ज्यूरिडिक्शन के लिए स्टेट लेवल पे ही जाना होगा, आपकी जो टेरिटरी होगी वो स्टेट होगी। सो यहाँ पे स्टेट कमीशन है तो वो जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होगा वो स्टेट लेवल पे होगा। हाँ, अगर यहाँ पे नेशनल कमीशन होता तो हमारा आंसर जो होता है वो नेशन होता, इसीलिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेशन यू हैव टू राइट स्टेट। Now next one student, in exchange concept of market, emphasis is given on buying and selling of goods and services. यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं आता है स्टूडेंट्स। एक्सचेंज कंसेप्ट में जो एम्फेसिस होता है, फोकस होता है, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे, ना कि बाइंग एंड सेलिंग में होता है,
Do remember, okay? And next one and last one in this, that is correct the answer. Security in job always affect adversely on the efficiency of employee. आप मुझे बता दो, अगर जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो वो एडवर्सली कैसे अफेक्ट करेगी? जॉब सिक्योरिटी है तो वो क्या करेगी? पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, करेक्ट ना? तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी इन जॉब नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इनसिक्योरिटी होगा, ठीक है? तो बस यहाँ पे सिक्योरिटी की जगह पे आपको क्या लिखना है? इनसिक्योरिटी. नाउ रीड द स्टेटमेंट, देखो कैसा लगेगा. इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली. एडवर्स का मतलब होता है इनवर्स, उल्टा, ठीक है, अपोजिट, मतलब बुरी तरीके से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे क्या करता है? वो अफेक्ट करता है. ओके. एंड लास्ट वन है, थोड़ा सा ही, ये ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट, तो मैंने एक ही में बना दिया है. अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये उसी में बहुत आता है, आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा. तो देखो पहले क्या है? कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यहाँ पे आपको स्टेप्स पूछा है, वो मैनेजमेंट फंक्शन है, ठीक है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो यहाँ पे पहले क्या है? कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. नो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लानिंग, मैनेजमेंट फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्लानिंग. प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एनी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए हमारा फर्स्ट आएगा प्लानिंग, सेकंड आएगा ऑर्गेनाइजिंग, देन आएगा कंट्रोलिंग. देखो कैसे, पहले आप कोई भी एक्टिविटी प्लान करोगे, फिर उसके बाद में आप रिसोर्स को अरेंज करोगे. यू विल पुट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब कि आप ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद आप कंट्रोल करोगे, ठीक है? पहले आप कंट्रोल नहीं करोगे. ओके. नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, क्लेम है, एक्सीडेंट है, टेकिंग द पॉलिसी है, कॉम्पनसेशन है. ये इंश्योरेंस को लेकर है. क्लेम आप पहले नहीं कर सकते. सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यू हैव टू टेक द पॉलिसी. अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट टेकिंग द पॉलिसी यू वोंट बी एबल टू क्लेम. जब तक आप पॉलिसी नहीं लेते तो आप क्लेम कैसे करोगे? तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा टेकिंग द पॉलिसी. आफ्टर दैट अनसर्टेन इवेंट विल हैपन, दैट इज एक्सीडेंट, देन यू विल क्लेम एंड द कंपनी आफ्टर दैट कॉम्पनसेट यू, ठीक है? तो हम पहले पॉलिसी लेंगे, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर क्लेम होता है, फिर कॉम्पनसेशन होता है. कॉम्पनसेशन मतलब भरपाई स्टूडेंट, जो कि इंश्योरेंस कंपनी कर कर देती है, ठीक है? इंश्योर्ड को, द पर्सन दोज हु हैव टेकन द पॉलिसी. नाउ नेक्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज. तो ये थोड़ा सा हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज होगा, देन हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है? मतलब कि समझ जाओ कि फॉर एग्जांपल किसी सेलर ने मुझसे फॉल्स प्रॉमिसेस किए, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली आई कैन नॉट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, नो, आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. तो पहले मैं अप्रोच करूँगी डिस्ट्रिक्ट जज को, देन हाई कोर्ट को, देन सुप्रीम कोर्ट को. ओके. एंड नेक्स्ट वन है हमारा स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन, कैश ऑन डिलीवरी, प्लेसिंग एन ऑर्डर. आई थिंक सो ये आज के एरा में आप स्टूडेंट का फेवरेट काम है. घर पे बैठ के सब चीज़ें हम यही सब करते रहते हैं, ये ऑनलाइन ऑर्डर से रिलेटेड है स्टूडेंट. सो वी ऑल नो दैट कि सबसे पहले हमें खुद को रजिस्टर करना पड़ता है उस पर्टिकुलर ऐप पे या साइट पे, फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर जो आपका जो गुड्स होता है वो डिलीवर होता है, फिर आप उसको कैश ऑन डिलीवरी या जो कुछ भी होता है, फिलहाल यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी दिया हुआ है, तो इसीलिए थर्ड स्टेप आएगा हमारा कैश ऑन डिलीवरी. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर स्टूडेंट्स. एंड लास्ट वन स्टूडेंट बट नॉट द लीस्ट, coordinating, staffing, directing. ना, it is related to human factor. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग होगा. कैसे? देखो, स्टाफिंग मतलब कि आप क्या करोगे? आप जो सिमिलर काम करते हैं उन लोगों को एक साथ रखोगे, इसको हम लोग कहते हैं स्टाफिंग. फिर उन लोगों को आप डायरेक्ट करोगे, और फिर मैंने बताया था कि जो फंक्शन होता है वो हमारा, फिर अलग अलग जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ को आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट करोगे. सो इसीलिए स्टूडेंट डोंट गेट कन्फ्यूज, फिर से मैं बोल रही हूँ, पहले आप स्टाफिंग करोगे. स्टाफिंग करोगे मतलब क्या करोगे? आप जो सिमिलर लोग हैं, द पर्सन दोज आर परफॉर्मिंग द सिमिलर वर्क, उनको आप एक जगह पे रखोगे, फिर उनको डायरेक्ट करोगे कि वो काम कैसे करें, और फिर उनका जो काम है उसको कोऑर्डिनेट करोगे, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है? होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और स्टिल अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड सेम स्टूडेंट्स, जो पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. और उसके बाद भी अगर स्टूडेंट आप लोगों को किसी भी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.
बाय बाय।